दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी में जो कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे उसका जवाब आपने किस प्रकार दिया। ठीक है, अगर आपका जवाब सही आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी भी प्रकार की कहीं पर गलती की हो तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, एक पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो याद रखिए, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही, ध्यान से पढ़ेगा, किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, आइए एक एक बात करते हैं दोस्तों। अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार की खासियत क्या होती है दोस्तों, यहां पर वर्ण की आवृत्ति दोस्तों बार बार होती। वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने होता अक्षर, तो उसकी आवृत्ति दोस्तों होती है, इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, यमक अलंकार कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा, जब एक ही शब्द का प्रयोग कई बार हुआ हो। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग कई बार हुआ हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या दोस्तों, अर्थ जो है वो अलग अलग हो, तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तब उसे कहा जाता है यमक अलंकार। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहां घटा घटा दो बार है लेकिन घटा का तात्पर्य अलग अलग है। ठीक है, और श्लेष अलंकार कहता है दोस्तों कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, तो यहां पानी का तात्पर्य दोस्तों कई सारे है। ठीक है, तो याद रखेगा यही रीजन है, यहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। तो हमेशा याद रखेगा, अगर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, श्लेष का अगर मैं आपको तात्पर्य बताऊं तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। क्या होता है दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या चिपका हुआ दोस्तों, तो वहां पर कई सारे अर्थ जो हैं ये चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, श्लेष अलंकार कहा गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार नहीं होगा दोस्तों, यहां याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार यहां पे हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। क्या पूछा दोस्तों, कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं। आप जानते हैं अलंकार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, और एक होता है आपका शब्दालंकार। क्या होता है दोस्तों, शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार, और एक होता है दोस्तों आपका अर्थालंकार। ठीक है, कई बार मैंने ये सवाल आपको करा चुका, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूं आज भी बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलतियां करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है, तात्पर्य क्या दोस्तों, ये पूछ रहा कौन सा शब्दालंकार है, अर्थालंकार का भेद नहीं है, इसका मतलब है अगर वो अर्थालंकार नहीं है तो क्या होगा, वह शब्दालंकार होगा, यही तो तात्पर्य है। तो शब्दालंकार में क्या होता है, जो शब्द के माध्यम से क्या करते हैं, अर्थ को बढ़ा देते हैं, उसे कहा जाता है, शब्द के माध्यम से एक आभूषण की तरीके से काम करते हैं, मतलब उसको सुशोभित कराते हैं, इसे क्या कहा जाता है, शब्दालंकार। अलग अलग करेंगे तो शब्द धन अलंकार होगा। मैं अपनी भाषा में बताऊं, कई बार क्या होता है, ज्यादा जोश के चक्कर में गलत वर्ड निकलता है मुंह से। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, जो काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार, जो काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार। ठीक है, तो अगर कोई चीज शब्दालंकार का भेद नहीं है, तात्पर्य है कि वो अर्थालंकार होगा। ठीक है, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार जो भी आपने पीछे पढ़ा, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों यमक अलंकार, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा श्लेष अलंकार, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये सभी शब्दालंकार के भेद है। तो यहां पे देखिए आपका जो यमक अलंकार है ये आपका शब्दालंकार का भेद हो जाएगा, ये अर्थालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बाकी ये उपमा रूपक ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, रूपक अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, ये सभी अर्थालंकार में आते हैं। किस में आते हैं, अर्थालंकार में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आप लोगों के बीच में आने के बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, ये सभी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। ठीक है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहिय के सूल। दोस्तों ये क्या है, यह दोहा है, यह रोला है, यह चौपाई है, या यह बरवे है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये जो लाइन दिया गया दोस्तों ये आपका दोहा है, और दोहा की खासियत क्या होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दोहा की खासियत होती है कि दोहा के पहले पंक्ति में 13 मात्रा, दूसरे पंक्ति में 11 मात्रा, फिर 13, फिर 11 ही होता है। और दोहा का ठीक
उल्टा दोस्तों क्या होता है, सोरठा होता है। दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है, पहले 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 मात्राएं होती, ठीक है। और अगर मैं चौपाई की बात कर लूं तो चौपाई इन सब में सबसे अलग होता है। चौपाई के केस में आपको ध्यान देना, यहां पर 16 मात्राएं होती। चौपाई के केस में यहां मात्राएं कितनी होती दोस्तों, 16 मात्राएं होती, ठीक है। आइए लगे हाथ दोस्तों, यहां जो रोला दिया है इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है, कि भाई रोला में कितनी मात्राएं होती है, तो रोला में दर्जन भर मात्राएं होती। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, दर्जन भर। एक दर्जन में कितना, 24, ठीक है। तो रोला में मात्राओं की संख्या कितनी दोस्तों, याद रखेगा 24 मात्राएं होती। कहां पर, इस रोला में। इस रोला में मात्रा की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और बरवई में, तो बरवई भी याद रखेगा, बरवई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरवई आपके सामने आया है, बरवई। अब जाहिर सी बात देखिए, दो पंक्ति होता है, प्रथम द्वितीय, प्रथम मतलब समचरण विषम चरण। तो जो विषम चरण होता है दोस्तों, वहां 12 मात्राएं होती हैं, और जो समचरण होता है वहां 7 मात्राएं होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा लीक से हट करके, जनरली क्या होता है देखिए, 11-13 का यति बना हुआ है यहां पर, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां 12 और 7, मतलब 12-7 ये होते हैं। समचरण वाले में ये ध्यान दीजिएगा, अलग पेन से लिख दूं वरना कंफ्यूज जाएंगे। ये आपका विषम चरण है, पहले क्या है, ये आपका विषम चरण है, ठीक है, यानी पहले और तीसरे में ये आपका सम चरण है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना बरवे का, अगर बरवे का ग्राफ बनाया जाए दोस्तों, तो बरवे का ग्राफ कैसे बनेगा, याद रखिएगा, बनेगा 12-7 ये आपका बरवे का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बरवे का, यहां सही उत्तर क्या दोस्तों, दोहा सही उत्तर है। देखिएगा आपके परीक्षा में अगर कुछ भी पूछा जाएगा ना, तो यहीं से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दोहा, सोरठा, चौपाई इस पर खूब प्रश्न किए। गीतिका, हरिगीतिका पे भी प्रश्न किया, ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा पे प्रश्न किया। ये सभी आप याद रखिए। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग बरवय और अन्य चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये फिर से पूछ दिया दोहा। आइए देखिए, कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है, जैसे दोहा का मात्रा पूछा ना, तो देखिए कैसे मात्रा ज्ञात होता है। 13 होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, ठीक है। तो 13 के 13, 13 दूना 26, ये हो गया आपके 26 मात्रा, और 11 दूनी क्या हो गया, 22 हो गया। तो 22 हो गया, 6 2 8 2 2 4, यानी कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 48, ठीक है। कुल मात्राओं की संख्या 48। लेकिन देखिए, अब बच्चा क्या करता है ना, कंफ्यूज जाता है यहां पर कि हमको बताना क्या है। देखिए कितने ऑप्शन बनते हैं, पहला ऑप्शन बनता है कि दोहा में 13 मात्रा होती है, दूसरा ऑप्शन बनता है दोहा में 11 मात्रा होती है, तीसरा ऑप्शन होता है दोहा में 48 मात्रा होती है, चौथा ऑप्शन होता है दोहा में 24 मात्रा होती है। अगर इस तरह से आपसे प्रश्न बने तो देखिए आप जवाब क्या देंगे। कंफ्यूजन होता है ना कि सर ये सब तो इसी के जैसा है, लेकिन इसी के जैसा नहीं दोस्तों। देखिए ये तो होता है दोस्तों, ये आपका विषम चरण की मात्राएं हैं, ये आपका सम चरण का मात्रा है, मतलब दूसरे चौथे में ये आपकी कुल मात्राएं हैं। लेकिन दोस्तों इसको नहीं काउंट किया जाता, काउंट किया जाता है इसे 24 वाले को। क्यों 24 को काउंट करते हैं, क्योंकि एक लाइन में दोस्तों जो आपका प्रथम द्वितीय होता है, ये लाइन यहीं जाकर समाप्त होता है, तो ये आपका एक यति यहां कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको देखते दोस्तों, तो यहां 24 यहां होगा, और उसी प्रकार 24 क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला हो जाएगा। तो याद रखिएगा 24 में बटेगा, इसलिए दोस्तों यहां क्या करेंगे, 24 करिएगा, दूसरा मत करिएगा। अगर आपसे पूछे दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं तो क्या बताएंगे, 24 बताइएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां गलतियां करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी बताया था मैंने आपको, दोहा किसका उदाहरण है, तो मैंने बताया था आपको यह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका है, अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं जिम्मेदारी ये लिया हूं ना कि हिंदी से मैं आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा आप सभी से, ठीक है। बस जो आपको दे रहा हूं इन चीजों को आप पढ़ते चलो, चाहे मैं 1000 बार प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन आप देखते चलो, भागो मत इन चीजों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिन सी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ठीक है। मन रे मन कागद का पुतला, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर कौन सा रस है, यहां पे आता है दोस्तों निर्वेद रस। कौन सा आता है, शांत रस आता है, और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। तो यहां पे रस कौन सा आएगा दोस्तों, ये शांत रस निकल कर आता है, मन रे मन कागद का पुतला, ठीक है।
तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर शांत रस, भक्ति श्रृंगार मत करिएगा, जिन लोगों ने किया होगा उनका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहा किसने दोस्तों, ये जो लाइन दिया गया है ये लाइन है कबीरदास जी की। मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन यानी हे मानव तू अपने तन पर, तन अर्थात शरीर पर, हे मानव तू अपने शरीर पर इतना गुमान क्यों करता। ये शरीर क्या है, सिर्फ कागज का पुतला है। कागज मतलब कागज का पुतला है, और यह कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, अगर इसमें पानी की एक बूंद भी पड़ गई ना, छींटा पड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कागज पानी के छींटे मात्र से क्या हो जाता है, गीला होकर के नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यह शरीर भी, इस नश्वर शरीर पर गुमान मत कर। ठीक है, अगर यह शरीर पे थोड़ा सा भी अहंकार, इस तरह की भावनाएं आई, ठीक है, तो यह शरीर भी क्या हो जाएगा, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना, और किस बात का गर्व करते हो, गर्व मत करो, परमात्मा को याद करो, चिंतन करो, मनन करो। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये इसका अर्थ निकल कर आता है, आप देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा सही विकल्प चुनिए, यहां पर कौन सा ही विकल्प है। साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस किसे माना जाता है। ठीक है, बताइए, साहित्य के 9 रसों में दोस्तों अंतिम रस किसे माना जाता है। ठीक है, देखिए रसों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, 9 रस है। ठीक है, और अंतिम रस किसे माना जाता है, अंतिम रस माना जाता है, ये आप सभी नहीं जानते होंगे, लेकिन जानिए शांत रस को। ठीक है, शांत रस को अंतिम रस माना जाता है। मुझे पता था अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, शांत रस याद रखिएगा, इसको अंतिम रस माना जाता है। ठीक है, साहित्य में इसको अंतिम स्थान पर रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, तो निर्वेद होता है, आप सभी जानते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, जैसे रौद्र रस का क्रोध होता है ना, रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है, इसका आपका निर्वेद होता है। ठीक है, इसका श्रृंगार का दोस्तों रति होता है, और वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, इसी तरह से है चीजें, आप याद रखिएगा। ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, अगला क्या लिखा दोस्तों, आगे लिखा दाल भात में मूसल चंद। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या, दाल भात में मूसल चंद, अपने को बहुत ज्यादा समझना, बेकार दखल देना, भोजन में कंकड़ होना, या भोजन के पीछे मरना। ठीक है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, दाल भात में मूसल चंद। इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों बेकार में दखल देना। क्या अर्थ है इसका, बेकार में दखल देना, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है दाल भात में मूसल चंद। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत किया था, लोगों ने किया था दोस्तों भोजन में कंकड़ होना, मतलब लगभग 50% लोगों ने इसे चूज किया था, और लगभग 60% लोगों ने इसे चूज किया था कि अपने आप को बहुत ज्यादा समझना। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, मतलब ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही किया था। वैसे 50-60 का रेशियो नहीं बनेगा, जब भी रेशियो बनेगा तो रेशियो हमेशा 100% के अंदर होता है। ठीक है, गलती हो गया। चलिए, तो याद रखिए लगभग 55-45 का रेशियो मान लीजिए, ये लोगों ने ये चूज किया था। बेकार दखल देना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर बनेगा दाल भात में मूसल चंद। यानी दाल भात में मूसल चंद का क्या काम है, यानी जब 2 लोग बातचीत कर रहे हैं तो तीसरा जब कोई टांग अड़ाता है तो उसे कहा जाता है दाल भात में मूसल चंद, कि यार 2 के बीच में तीसरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए, 8वां सवाल करा टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। अच्छा, चिंता छोड़ो सुख से जियो। अच्छा, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, रिसाने मतलब होता है, रिसाने का मतलब होता है रिसियाना, रिसियाने मतलब होता है क्रोध। याद रखेगा, यहां होगा ऑप्शन नंबर 4, नुकसान होने पर क्रोध करना व्यर्थ है। और नुकसान होने पर अगर व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्रोध करके वो अपना ही नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं। कभी आप देखिए, कभी आप क्रोध में होइए तो कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई निर्णय मत लीजिए, निर्णय हमेशा शांत मन से लेना चाहिए। क्रोध में किया गया प्रत्येक कार्य आपको आपके जीवन की गलत दिशा की तरफ लेके जाता है। कभी क्रोध में व्यक्ति सही डिसीजन ले ही नहीं सकता। इसलिए जब आपका किसी से झगड़ा हो तो झगड़े को आप कल पे टारिए। एक नियम याद रखिए, कभी आपका किसी से झगड़ा हो, लड़ाई हो, ठीक है, आप किसी पे क्रोधित हो तो अपने क्रोध को कल पे टाल दीजिए कि आज इस पे गुस्सा आया लेकिन आज नहीं गुस्साएंगे, इसके ऊपर हम कल गुस्साएंगे। ठीक है, कल आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और कोई अगर सत्कर्म करना है, कोई बढ़िया काम करना है तो उसको कल ना करके उसको आज ही कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देना है तो कल देखने का मूड बनाए तो आज ही दे दीजिए। क्यों, सत्कर्म का ख्याल जब मन में आए व्यक्ति को तभी कर लेना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं।
भारत के स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन है? भारत के स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। देखिए स्त्रियों जो लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है, ठीक है। भारत के स्त्रियों जो लिखा है गलत लिखा है, यानी ये त्रुटि है। अगर इसको सही लिखें दोस्तों तो देखिए स्त्री, देखिए स्त्री को रियल में कैसे लिखा जाता है? स्त्री लिखा जाता है ऐसे, स्त्री लिखते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जब इसका बहुवचन बनाया जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? तब ये हो जाता है ऐसे स्त्रियों। यहां पे आपका छोटा मात्रा लग जाता है। कैसे दोस्तों? जैसे जब आप नदी लिखते हैं तो नदी में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब आप नदियां लिखते हैं तो नदियां में मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे जब आप मछली लिखते हैं तो यहां पे बड़ा मात्रा लगाते हैं, बड़ी, ठीक है। लेकिन जब आप मछलियां लिखते हैं तब यहां मात्रा क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहां पर भी है, इसको याद रखिएगा। तो यहां स्त्रियों जो लिखा है दोस्तों ये आपका गलत लिखा है, बाकी चीजें क्या है? सही है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कर दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करिए। जो सही है उसका चुनाव करिए। कर स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के प्रतिकूल, अच्छा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें वह कार्य करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कहा स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहां आपको लग रहा होगा मामला प्रतिकूल अनुकूल का है, नहीं, ये आपको तो दिग्भ्रमित करने के लिए दिया है। यहां मामला दोस्तों यह और वह का है, ठीक है। किसका मामला है? यह और वह का है। बात आता है दोस्तों यह और वह का प्रयोग आप लोग जानते नहीं है कि कब किया जाता है, ठीक है। यह दूरी का मतलब होता है, ठीक है। यह और वह में दूरी का अंतर होता है, ठीक है। यह आदमी कौन है, वह आदमी कौन है, वह, ठीक है। तो जो दूर का रिलेशन दिखाता है वह बताता है, जो नजदीक का रिलेशन दिखाता है वह यह बताता है। करा स्वभाव के प्रतिकूल, और पहली बात कार्य कोई स्वभाव के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें वह कार्य करना चाहिए, ठीक है। कार्य के साथ हमेशा वह लगेगा, याद रखेगा, ठीक है। और बाकी का ऑप्शन क्या दिया गया? गलत दिया गया। तो यहां आप करेगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, ये आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। इसको याद रखेगा कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें वह कार्य करना चाहिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सत्य हो जाएगा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का इस्तेमाल तो तब करते हैं दोस्तों जब किसी पद का लोप हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? वहां हंस पद का इस्तेमाल करते हैं। लोप के लिए दोस्तों आप हंस पद का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए लाघव, लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे नहीं। लाघव जैसे उत्तर प्रदेश में शॉर्टकट कर दिया तो वो होता है लाघव, ठीक है। रेखांकन मतलब अंडरलाइन करना, यहां विवरण चिन्ह होता है। देखिए किसी के कहे गए कथन, जैसे मान लीजिए हमने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कहा के बाद दोस्तों एक डैश लगाते, यही होता है विवरण चिन्ह, ठीक है। इसके बाद किसी की कही गई वक्तव्य को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, नियम है, ठीक है। ये क्या है? ये नियम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? ये विवरण चिन्ह कहा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं जानते तो जानिए। वैसे विवरण चिन्ह दोस्तों इस तरह से न कह करके विवरण चिन्ह का सही प्रयोग दोस्तों इस तरह किया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, मान लीजिए आपको बताना संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा के बारे में बताना जब होता है तब आप ऐसे लिखते हो। या आपको बताना है कि मान लीजिए वाक्य के बारे में कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य लिख करके आप क्या करते हो? ये करते हो, ठीक है। यही क्या होता है? ये होता है स्पेशली विवरण चिन्ह, ठीक है। ये तो मान लो कही गई बात के पास में लगाते हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। करा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अच्छा, हमने उस पुस्तकालय को खरीदा। अच्छा, करना क्या दोस्तों? इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। अब देखिए अभी तक आपने बहुत सारे सरल वाक्य बनाए, ठीक है। बहुत सारे मिश्रित से सरल बनाया, संयुक्त से सरल बनाया। और मैंने आपसे कहा था कि आगे दोस्तों मैं आपको खूब प्रैक्टिस कराऊंगा और वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में और संयुक्त वाक्यों में भी मैं आपको बदलवाऊंगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या लिखा है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये तो आपका क्या है? ये सामान्य है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका सामान्य है। इस सामान्य वाक्य को आपको बदलना है किसमें? ये बदलना आपको मिश्र वाक्य में। कैसे बदलेंगे? कहा हमने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, ठीक है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्रा का था। मित्रा दोस्तों ये गलत हो गया, और ये उसने उस पुस्तकालय, ये गलत हो गया। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, ठीक है। देखिए यहां हमने गलत हो गया, क्यों? क्योंकि लिखा है ना उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो यहां हमने बोलने का अर्थ नहीं है, ठीक है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, ये सही हो सकता है। उसने उस पुस्तकालय दोस्तों गलत लिखा है, को खरीदा जो उसके मित्र का था, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहां पे एक ही बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यही सही है। उसने
उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। यह आपका मिश्रित वाक्य बन गया, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बन गया, यह आप याद रखिएगा। अगर यहीं पर और लगाते हैं ना तो और का इस्तेमाल हमेशा संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। अभी आप प्रैक्टिस करिए, आगे हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। कर दही बड़ा में दोस्तों कौन सा समास है, ठीक है। देखिए दही बड़ा में समास जाने के लिए पहले आपको यहां समास विग्रह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहां पर समास विग्रह करना पड़ेगा। बिना समास विग्रह के आप बताएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए यहां पर आएगा दही में बड़ा, क्या आएगा दोस्तों, दही में बड़ा। दही में बड़ा को कहा जाता है दही बड़ा, और यहां समास आता दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या आता दोस्तों, द्वंद आएगा नहीं, दिन रात लाभ अलाभ सत्य असत्य, यहां पे द्वंद आता है। बहुब्रीहि आता है किसमें, पर्यायवाची में, कर्मधारय नहीं आएगा क्योंकि किसी तरह की जो है व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहां तत्पुरुष समास आएगा दही में बड़ा, यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। और इस में की वजह से, इस में की वजह से अगर आपसे पूछे कि तत्पुरुष के अंदर कौन सा, मान लीजिए और ज्यादा विस्तार से पूछ दिया तो बताइएगा अधिकरण। अधिकरण में ही क्या करते हैं दोस्तों, यहां अधिकरण में पर इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी अच्छे अच्छे सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, बताइए। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, ठीक है। घुड़सवार का मतलब क्या दोस्तों, घोड़े पर सवार। क्या होगा, क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां पर कौन सा आ जाएगा, घोड़े पर सवार, ये आपका सही हो जाएगा। और समास यहां पर कौन हो जाएगा दोस्तों, यहां भी समास आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है घुड़सवार, ठीक है। और तत्पुरुष समास में किसमें, तो हमको बताया था कि में पर जहां आता है, क्या क्या दोस्तों, में और पर जहां आता है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। क्या होता है, अधिकरण होता है, कारक चिन्ह है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए आज ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कर निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण दोस्तों कौन है। जो यण संधि का उदाहरण है वो आपको बताना, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। यण संधि, देखिए यण संधि की खासियत क्या होती है, मैंने जो आपको पढ़ाया है कि यण संधि खासियत होती है कि यह या तो य या तो व के साथ क्या करता है, कोई अर्ध वर्ण आता है। पहचानने का तरीका है, कोई अर्ध वर्ण आता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए महोदार्य और महोत्सव और मनवंतर और वधूत्सव, तो यहां पर याद रखिए दोस्तों व के साथ आ रहा है, तो यहां पे आपको दिख रहा है मनवंतर, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह यण संधि का उदाहरण है। क्या किसका उदाहरण है दोस्तों, यह जो है यह आपका यण संधि का उदाहरण, ठीक है। और दोस्तों बाकी का जो दे रहा है, जैसे महोदार्य दे रहा है, मैंने बताया था कहीं पर अगर अ मात्रा लगा है तो अ आता है वैसा वृद्धि संधि पर। किस पे आता है, वृद्धि संधि पर। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाता है, यहां आपका आ जाता है गुण संधि। गुण संधि की खासियत होती है इस पे ओ का मात्रा होता है, ठीक है। और वधूधन उत्सव बराबर क्या हो जाता है, वधूत्सव हो जाता है, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ठीक है बड़ा हुआ आ जाएगा, ये वधूधन, यहां पे आ जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेगा, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल आपसे जो पूछा है आप उसके अनुरूप उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अन्वेषण का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। अन्वेषण का आइए करते हैं दोस्तों। अन्वेषण का देखिए सही संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण। अनुधन एषण बराबर क्या हो जाता है, अन्वेषण हो जाता है। और संधि कौन सी आती दोस्तों, यहां पर भी यण संधि है। क्यों, क्योंकि वह जो है वह के साथ अर्धवर्ण लगा हुआ है, तो अनुधन एषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, खंडहर और लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। खंडहर, तो देखिए खंडहर में दोस्तों आपको हर प्रत्यय मिल जाएगा, और लुटेरा में दोस्तों क्या मिल जाएगा, आपको एरा प्रत्यय मिल जाएगा। तो याद रखेगा खंडहर। अब ईला उला तो फालतू दिया है, ठीक है, ऐसा तो फालतू दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ के बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां हर और एरा प्रत्यय लगा हुआ है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये किस प्रकार का भूतकाल है। देखिए खाना खा चुका था, याद रखेगा दोस्तों, जब कभी चुका था लिखेगा, चुका था, तो याद रखेगा दोस्तों ये चुका था की वजह से क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा अगर आसन है, मैंने अभी अभी खाना खाया, अभी अभी मान लीजिए खाना खाया ऐसा बोलता, तब ये आसन्न भूतकाल होता, ठीक है। मैं खाना खा रहा था, खा रहा था अगर बोलता दोस्तों, तब आप याद रखेगा, तब आप बोलते अपूर्ण भूतकाल। क्यों, क्योंकि अभी खा ही रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तब इसे क्या कहा जाता दोस्तों,
दोस्तों, तब इसे आप कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल को एक तरीके से और भी लिख सकते थे, जैसे मैंने खाना खाया है, ठीक है। मैंने खाना खाया है, ये अभी अभी खाना खाया है, ये इसका तात्पर्य आएगा। जैसे अगर बनाते भी तो क्या बना सकते थे? यहां मैंने खाना खाया है, ये भी हो जाएगा। खाना खाया का मतलब मैंने अभी अभी खाना खाया है, ये आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल जहां पर आपको संदिग्धता का बोध हो, ठीक है, यानी संदेह टाइप का लगे, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका था, इस पे तो नहीं, ठीक है। उसने खाना खाया होगा, मान लीजिए जैसे बना दिया, उसने खाना खाया होगा, ठीक है, खाया होगा। देखिए समय भी बीत चुका है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूर्ण भूतकाल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण भूतकाल दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण वो शब्द होता है दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो देखते हैं, सुंदरता, कवि और विद्वान और भलाई। दोस्तों इसमें से कौन सा विशेषण है? विशेषण की खासियत क्या होती है दोस्तों? ये हमेशा हमेशा क्या करता है? विशेषता बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपका दिमाग जा रहा होगा सुंदरता पे, देखिए ज्यादातर बच्चों ने यहां सुंदरता किया था। सुंदरता दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका संज्ञा शब्द है। क्या है? यह आपका संज्ञा है। कवि भी याद रखिएगा दोस्तों, यह भी संज्ञा शब्द है, ठीक है। और भलाई भी क्या दोस्तों? भलाई बुराई, यह भी क्या है? संज्ञा शब्द का। यहां विद्वान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्वान, ठीक है। यहां विशेषण जो पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर, क्योंकि सुंदरता का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदर हो जाएगा। और भलाई का विशेषण, अच्छा एक बात बताइए, यहां पूछा क्या विशेषण? मैं विशेष से समझ रहा था यार, मैं विशेष से ध्यान दे रहा था। अगर आपका विशेष से था, चलिए विशेषण दे रहा ना, सुनिए। देखिए विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे अगर सुंदर से, सुंदर आपका क्या होता है दोस्तों? सुंदर आपका संज्ञा शब्द होता है, और सुंदर से क्या बन गया दोस्तों? सुंदरता बन गया। क्या बन गया? सुंदरता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से कवि तो आपका क्या है दोस्तों? कवि तो आपका नॉर्मल है, ये आपका संज्ञा शब्द है। विद्वान भी याद रखेगा, यह भी आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। और भलाई दोस्तों, भलाई बुराई, याद रखेगा भला से भलाई बना है। क्या बना है? भला से भलाई बना है। क्यों? है कि नहीं? जैसे बुरा व्यक्ति से बुराई बनता है, वैसे भला से क्या बनता है? भलाई। तो भलाई में याद रखेगा, भलाई का विशेषण क्या होगा? भला होगा। तो इसको याद रखेगा। तो यार दो हो जा रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको चेक करिएगा, हमको लग रहा है यहां कुछ एरर टाइप का दिख रहा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए। अगर यहां पे अगर कवि, सुंदर और संज्ञा ये देख रहे हैं, तो ये यहां पे आ रहा है, ठीक है। सुंदरता का विशेषण दोस्तों क्या निकल के आएगा? विशेषण इसमें देखेंगे तो सुंदर निकल कर आएगा, भलाई में भला निकल आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा? चलिए एक बार स्टार लगा लेते हैं, हो सकता है यहां कुछ एरर हो थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, सुधार कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। करा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हाँ ये अच्छा पूछा है, ठीक है। तो भयभीत, भयभीत भय से बना है, यह भी विशेषण है। निर्भीक यह भी विशेषण है। भीरू यह भी है। भय दोस्तों याद रखिएगा, भय आपका विशेषण नहीं होगा, भय आपका संज्ञा शब्द होगा, यह आपका विशेषण नहीं होगा, ठीक है। यह आपका गलत दिया जा रहा है दोस्तों, यह भय जो है विशेषण नहीं होगा, बल्कि क्या है? भय को आप विशेष के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा सकती है, ठीक है। तो आप विशेष से रख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हमको भी लग रहा है दोस्तों ना, यहाँ एक गलत टाइप हो गया है, ये होगा विशेष से। अगर ये विशेष से होता ना, तब हम क्या करते दोस्तों? तब हम विद्वान कर लेते, क्योंकि विद्वान विशेष से होता है और विद्वानता इसकी क्या होती है? विशेषता होती है, ठीक है। या विद्वता, विद्वानता नहीं विद्वता, तब ऐसा कर सकते थे, हो सकता था ऐसा। चलो आओ देखते हैं। करा इनमें से, ये तो आपका मिल गया भय। आगे देखिए दोस्तों, करा पेड़ से पत्ते गिरते, इसमें कारक कौन सा? मैंने आपको बताया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक बार अगर कोई चीज अलग हो गया तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसे कहा जाता है अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक, जैसे गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो एक बार निकल गई तो दोबारा नहीं, उसी तरह से भी है दोस्तों। याद रखेगा, से का तात्पर्य यहां अपादान कारक से, ठीक है। जबकि कर्ता ने कर्म को करण से, करण को भी कहा जाता है, लेकिन कई सारे बच्चे कर्ण भी करेंगे, कर्ण नहीं होगा दोस्तों। कर्ण का तात्पर्य अलग टाइप के शेष होता है, यहां अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि अलगाव की बात हो रही है, पेड़ और पत्ते एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों अलगाव की स्थिति बन रही है। कर्ण की स्थिति तब बनती जैसे मैं कह देता कि मोहन राधा से मिलने जा रहा है, मोहन राधा से
मिलने जा रहा है, ठीक है, राधा से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, तब ये वाला जो से होता है ना, ये वाला जैसे होता है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पे आ जाता करण कारक। क्या हो जाता, करण कारक। क्या मैं कह दूं कि तुम किससे मिलोगे, ये करण कारक। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ठीक है, समाचार। अब देखिए बहुत सारे बच्चे समाचार का भी विशेषण बना देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही रखे जाते हैं, ठीक है, हमेशा वो बहुवचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कौन से शब्द हैं, जैसे मैं कहूं प्राण, प्राण का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहूं समाचार, समाचार का बहुवचन नहीं होता। जैसे मैं कहूं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहूं जनता, तो जनता का बहुवचन नहीं होता, ठीक है, इनका बहुवचन ही नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहूं चाकू, ठीक है, चाकू, इसका बहुवचन नहीं होता, ठीक है। खैर ये अलग चीज है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो यहां पे आपका, या मैं कह दूं केस, 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 केस माने होता बाल, ठीक है, केस का दूं या बाल का दूं, तो ये वो शब्द है दोस्तों जिसका बहुवचन बनता ही नहीं है। इस प्रकार समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा, इसका बहुवचन परिवर्तित नहीं होगा। आंसू भी लिख सकते हो, याद आता जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा है, दिमाग में कितना आदमी याद रखेगा, ठीक है। आंसू वगैरह है, इसका बहुवचन नहीं होता है, इसका हमेशा एक जैसा ही होता है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। करा विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, ठीक है। राजन, राजन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग है, ठीक है। छात्र, छात्र का याद रखिए, अच्छा राजन का, जैसे राजन का हम रागी कर सकते थे, रागी, रागी क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। छात्र का दोस्तों छात्रा आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर दोस्तों क्या होता है, नदी, और सारा नदी नहीं, आपका जितने भी समुद्र उनके नाम क्या कहलाते हैं, सब पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। अग्रजा याद रखेगा दोस्तों, अग्रजा स्त्रीलिंग है, ठीक है। कैसे स्त्रीलिंग है देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे याद रखेगा सुत से क्या बनता है, सुत माने पुत्र होता है, सुता माने पुत्री होता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखेगा अग्रज माने क्या होता है, पुत्र होता है, अग्रजा माने क्या होती है, पुत्री होती है, ठीक है, पुत्री होती है, ठीक है। ये आप याद रखेगा। तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, और आपसे पूछा है कि यहां स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, तो ऑप्शन नंबर 4 करिएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सदाचार में उपसर्ग कौन है, ठीक है। सदाचार में उपसर्ग का ज्ञान करने के लिए दोस्तों आपको विच्छेद करना पड़ेगा। तो याद रखें यहां बनेगा सत धन आचार, क्या बनेगा, सत धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। और यहां पर याद रखिएगा सत आ जाएगा, और संधि देखते तो क्या हो जाता है दोस्तों, संधि देखते तो आपका व्यंजन संधि आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर सत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा वैधव्य, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किससे बना दोस्तों, ये वैधव्य किससे बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वैधव्य जो शब्द है दोस्तों ये बना है विधवा से। विधवा से क्या बना दोस्तों, वैधव्य बना है। और विधवा किसे कहते हैं, जिसके पति का देहांत हो गया हो उसे क्या कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। और सधवा किसे कहा जाता है, जिसका पति अभी जिंदा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सधवा कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है, ठीक है। कोकिल का पूछ रहा भाई, और पूछा कौन सा समानार्थी नहीं है, ठीक है। कोकिल माने होता है पिक, पिक माने कोकिल, ये आपका सही है। कोकिल माने कोयल होता है, कोकिल माने श्यामा होता है, ठीक है। लेकिन कोकिल माने मधुकरी नहीं होता। कोकिल माने जो लिख रहा मधुकरी, ये मधुकरी दोस्तों नहीं होता, ठीक है। क्यों मधुकरी नहीं होता है, क्योंकि मधुकरी इसका समानार्थी नहीं है, ठीक है। मधुकरी नहीं होता, मधुकर शब्द होता है, ठीक है, मधुकर शब्द होता है, या मधुदीप शब्द होता है, ठीक है, मधुदीप शब्द होता है, या अली शब्द होता है, ठीक है, अली शब्द होता है, या भौरा शब्द होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, सब भौरा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मधु लेते हैं। तो मधुकरी नहीं होता, मधुदीप या मधुकर होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ए इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए, कर अवली और आविल का अर्थ क्या है। अवली, अवली का मतलब आपको बताना है, और आविल का मतलब बताना है। आविल और अवली याद रखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट शब्द है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे पता बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। अवली माने होता है दोस्तों पंक्ति, क्या होता है दोस्तों, अवली माने होता है पंक्ति, और आविल माने होता है दोस्तों गंदा। क्या होता है दोस्तों, आविल, आविल माने क्या होता है, याद रखिए गंदा। जैसे आविल होता है ना, ऐसे पंकिल एक शब्द होता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो अवली माने पंक्ति, आविल माने गंदा, ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। करा अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अनेकार्थी से दोस्तों आपसे पूछ रहा, अरुण शब्द के देखिए अनेक सारे अर्थ निकलते हैं। अरुण दोस्तों आप सूरज को भी कहते हैं, किसको कहते हैं, सूरज को भी कहते हैं अरुण, ठीक है। अरुण जो है ये सूर्य को भी कहा जाता है, और अरुण दोस्तों याद रखेगा ये गुलाबी को भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अरुण दोस्तों यहाँ प्रातःकालीन सूर्य सही, लेकिन सिंदूर को नहीं कहा जाता, सिंदूर को नहीं कहा जाता, नवीन को नहीं कहा जाता, ठीक है, आग को भी नहीं कहा जाता। तो याद रखिए इस प्रकार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही इसका अर्थ निकल कर आता है, ठीक है।
है। और ऐसा नहीं दोस्तों, कई लोगों को बोला जाता है, जैसे मैंने कहा सूर्य को कहा जाता है, जैसे मैंने कहा गुलाबी को कहा जाता है, जैसे मैं कहूं ना जो सूर्य के सारथी हैं उनको भी क्या कहा जाता है, उनको भी अरुण कहा जाता है, सूर्य के सारथी को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा सोना को भी अरुण कहा जाता है, किसको, सोना जानते हैं ना, स्वर्ण, जातरूप, इनको भी अरुण कहा जाता है। प्लस दोस्तों केसर को भी अरुण कहा जाता है, किसको, केसर वगैरह को भी अरुण कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। हो सकता है परीक्षा में ये ऑप्शन न दे करके ऑप्शन बदल दे, तो अगर ऑप्शन बदलता है तो आप उसके लिए भी तैयार रहे, जम के तैयार है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। करा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द बताइए, जो स्त्री सूर्य न देख सके, ठीक है। देखिए जो स्त्री सूर्य नहीं देखती है उसको कहते हैं असूर्यपश्या। क्या कहते हैं दोस्तों, असूर्यपश्या कहते हैं। यहां पे ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य को नहीं देखती है उसे असूर्यपश्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। या मैं कह दूं दोस्तों रनिवास किसे कहते हैं, रनिवास याद रखेगा, रनिवास कहा जाता है रानियों के निवास करने के स्थान को, ठीक है। रानियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं, रनिवास कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। ये सब है, ये बस ऐसे मन में आया तो मैंने बता दिया, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक होता है आगत पतिका, ये आगत पतिका किसे कहते हैं, एक होता है आगत पतिका, एक होता है प्रेषित पतिका, ठीक है, प्रेषित पतिका, ठीक है। ये दो होते हैं, आगत पतिका होता है, प्रेषित पतिका। आगत पतिका मतलब जिसका पति अभी अभी विदेश से आया हो, ठीक है, जिसका पति अभी अभी विदेश से क्या हो दोस्तों, आया हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। और जिसका पति अभी अभी विदेश गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गया को कहते हैं प्रेषित पतिका। प्रेषित माने भेज देना, आगत माने आ गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, सब याद रखेगा। और असूर्यपश्या क्या होता है दोस्तों, यह याद रखेगा जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती, हमेशा घर के अंदर रहती है, उसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं रहती उसे क्या कहते हैं, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ न रहे, न हो, साथ न रहे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है विपत्निक, यानी बिना पत्नी के। क्या कहा जाता है दोस्तों, विपत्निक कहा जाता है। विपत्निक का तात्पर्य क्या, बिना पत्नी के, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, अभी तो बताया, उसे विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, विपत्निक कहते हैं, यानी बिना पत्नी के, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। निशिचर, देखिए निशिचर कहिए चाहे निशाचर कहिए, ठीक है, दोनों असुर का पर्यायवाची होता है, इनको असुर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा धनुज हो गया, धनुज कहिए या दानव कहिए, चाहे धनुज कहिए, ठीक है, चाहे धनुज कहिए चाहे दानव कहिए, यह भी असुर को कहा जाता है। राक्षस भी असुर को कहा जाता है। महाकाय नहीं कहा जाता, महाकाय याद रखेगा, महाकाय नहीं कहा जाता, महाकाल शब्द होता है और महाकाल भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। महाकाय या असुर का पर्यायवाची नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। इसके अलावा असुर का एक बहुत फेमस पर्यायवाची है, याद रखेगा, यातुधान। क्या नाम है, यातुधान। यातुधान किसे कहते हैं दोस्तों, यातुधान भी कहा जाता है असुर को, ठीक है। निशाचर हो गया, असुर हो गया, धनुज हो गया, राक्षस हो गया, रजनीचर हो गया, ये सब नाम होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा दोस्तों ये महाकाय जो है ना, महाकाय अगर लिख रहा है तो आप गणेश जी को कर सकते हैं, किसको, गणेश जी को कहा जा सकता है महाकाय। विघ्न विनाशक, विनायक, लंबोदर, ठीक है, और क्या, एक दंत, ठीक है, ये सब किसे कहा जाता है, ये सब लंबोदर, ठीक है, ये सब कहा जाता है गणेश जी को, जिसको याद रखेगा, महाकाय भी इनको कहा जाता है, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ठीक है, तो महाकाय वही गणेश जी, ठीक है। करा ब्याल, उरग, पन्नग, ये किसके पर्यायवाची दोस्तों, याद रखेगा, देखिए ये उरग, पन्नग, ब्याल, ये दोस्तों ये सांप के पर्यायवाची किसके हैं, ये सांप को कहा जाता है। सांप को और भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे सांप को अर भी कहा जाता है, सांप को ब्याल भी कहा जाता है, सांप को सर्प भी कहा जाता है, सांप को पन्नग भी कहा जाता है, सांप को उरग भी कहा जाता है, उरग भी कहा जाता है सांप को, ठीक है। ये सभी नाम किसके दोस्तों, ये सभी सांप के नाम है, ठीक है। इसके अलावा विषधर वगैरह भी कहा जाता है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सांप के नाम है, ठीक है।
विषधर कहा जाता है। नाग देखिए मैं भूल गया, नाग कहा जाता है, ठीक है। भुजंग भी कहा जाता है, किसको? नाग को नाग भी कहा जाता है, भुजंग भी कहा जाता है। विषधर बताई दिया आपको, विषधर, ठीक है। ये सभी किसके नाम है दोस्तों? ये सभी सांप को कहा जाता है। किसको? सांप को कहा जाता है, ठीक है। हाथी का बड़ा अच्छा पर्यायवाची भाई, हाथी को देखिए मतंग कहा जाता है। क्या? हाथी को मतंग कहा जाता है, हाथी को हस्ती कहा जाता है, हाथी को गज कहा जाता है। मतंग कहा जाता है, हस्ती कहा जाता है, गज कहा जाता है। और क्या कहते हैं दोस्तों? एक बहुत अच्छी पर्यायवाची है द्वीप, द्वीप, ठीक है। द्वीप करिएगा, द्वीप नहीं, द्वीप, द्वीप, ठीक है। द्विज मत करिएगा, द्विज माने दांत होता है, दांत होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है। द्विज कहते हैं उसे, या ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। द्वीप है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुंजर, देखिए कुंजर कब कहा गया था? आपने महाभारत देखा होगा तो अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, यानी अश्वत्थामा नर नहीं, कुंजर हाथी मारा गया, ठीक है। क्योंकि अश्वत्थामा की जब मृत्यु हुई तो द्रोणाचार्य को कहा गया, ठीक है। क्योंकि नहीं कहा जाता तो अपने शस्त्र नहीं रखते, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा। भौरा का भी मैंने पीछे बताया था, मधुप हो जाता है, मधुदीप हो जाता है, मधुकर हो जाता है, भौरा हो जाता है, अली हो जाता है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। करा अमित शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, अमित का विलोम भाई क्या होगा? अमित का विलोम होता है परिमित। क्या होता है? अमित का परिमित हो जाता है। अमित का सुमित मत करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा सुमित, देखिए याद रखिएगा, सुमित का कुमित हो जाएगा तो इसी का हो जाएगा, और अमित का परिमित हो जाएगा, दुर्मित नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा दोस्तों, करा तत्सम शब्द कौन सा है बताना, ठीक है। देखिए कहीं भी अगर चंद्रबिंदु लगा तो चंद्रबिंदु को हमेशा तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। जीव को दोस्तों जिह्वा कहा जाता है, जीव को जिह्वा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जीव आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी आपका तद्भव हो जाएगा। कान को दोस्तों कर्ण कहा जाता है। क्या? कर्ण कहा जाता है, तो कान भी आपका तद्भव हो जाएगा। मुख याद रखिएगा दोस्तों, मुख आपका यहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। मुख तत्सम होता है, और मुख का जो मुंह होता है ना, मुंह, यहां चंद्रबिंदु आ जाता है, इसलिए दोस्तों ये आपका तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव, ठीक है। तो आप समझिएगा यहां पर मुख आपका क्या है? ये आपका तत्सम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अच्छी बात है, अगर तत्सम नहीं है तो क्या होगा? तत्सम नहीं है, इसका तात्पर्य है कि कौन सा शब्द तद्भव है, यह पता कर लीजिए। तो बताइए कौन सा तद्भव है? मैंने कहा था जिसके ऊपर चंद्रबिंदु होगी, आंख मूंद कर बता देना कि वो क्या है? तद्भव है, ठीक है। ये तद्भव है। नयन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? नयन आपका तत्सम हो जाएगा, नेत्र तत्सम हो जाएगा, दृक् तत्सम हो जाएगा। यहां आंख जो है दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? जो देशज है वो बताइए। धरती, पेड़, पुस्तक, आग, ठीक है। तो पेड़ जो शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा, पेड़ शब्द ये आपका देशज है। धरती शब्द ये आपका क्या है? तद्भव है। धरती का धात्री हो जाता है, वो आपका तत्सम हो जाता है। पुस्तक आपका क्या हो जाता है दोस्तों? आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाता है पोथी। क्या हो जाता है? पोथी, ठीक है। और आग आपका तद्भव शब्द है, इसका हो जाता है अग्नि। यहां लिखा गया जो पेड़ शब्द है, ये पेड़ आपका क्या है? देशज शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वर्तनी का है दोस्तों, उसको बताइए क्या अशुद्ध लिखा है? वांग्मय, ये तो सही है। उत्कर्ष, ये भी सही है। वैमनस्य, ये भी सही है। मिथिलेश कुमारी दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, होता क्या है? होता है मिथिलेश, क्योंकि मिथिला नरेश की पुत्री थी, ठीक है। तो याद रखिएगा मिथिलेश होता है, न कि मिथिलेश होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश नहीं होता है, ये होता है। इस वजह से दोस्तों यहां पे हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। करा हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? देखिए आप अगर देखेंगे ना तो 25 संख्या आएगी दोस्तों। ये आएगी क से लेकर म तक, क से लेकर म तक आपका 25 आ गया। उसके बाद 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा आपका य, र, ल, व, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाता है। इसके बाद 4 और आ जाएगा 25, 4 29, 4 33, ठीक है। ये आ जाता दोस्तों श, ख, श और ह, श, ख, स आ जाता दोस्तों। ये आ जाता आपका ऊष्ण व्यंजन। यहीं तक की चीजें आपको काउंट करनी होती है। ये टोटल होते हैं 33। क्या होते हैं दोस्तों? 33, 25, 4 29, 4 33, यही लिए जाते हैं। इसके बाद का जो 4 आता है दोस्तों, जैसे छत्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। छत्र, ज्ञ, स्र ये आपका संयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। इसको हम व्यंजन की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। हालांकि टोटल जब करेंगे, जब संख्या 52 लाएंगे तब वहां शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तब यहां 33 पे जाके आपको रुक जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 33, 4 फिर इसको भी जोड़ दे, फिर आगत ओगत भी लाके जोड़ दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली, हिंदी छोड़ दीजिए, तो गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल। तो सबसे ज्यादा जो बोली जानी दूसरे नंबर की भाषा दोस्तों वो है बंगाली। वैसे तो आपकी हिंदी है, हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो बंगाली भाषा यह सबसे ज्यादा बोली जाती है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। लिख रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में आपको क्या क्या याद रखना है। हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में आपको कौरवी भी याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के संबंध में दोस्तों आपको पश्चिमी हिंदी भी याद रखना है। ठीक है, और हिंदी के संबंध में आपको सौरसेनी भी याद रखना है। ठीक है, परीक्षा में यही तीन ऑप्शन कनेक्ट करेगा, चाहे ये पूछेगा, चाहे ये पूछेगा, चाहे ये पूछेगा। ठीक है, तो यहां याद रखेगा ये सौरसेनी से इसका उत्पत्ति माना जाता है हिंदी का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और बढ़िया से आपने तैयार भी किया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।